अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑन कोलिजन थ्योरी। इसमें हम न्यूटन लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो हेड ऑन कोलिजन होती है, डायरेक्ट कोलिजन और इनडायरेक्ट कोलिजन, उसके ऊपर न्यूटन लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन किस तरह से अप्लाई होता है वो स्टडी करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन स्टेट्स दैट कि जो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी है दो ऑब्जेक्ट्स की जो कि कोलाइड कर रहे हैं वो इक्वल होगी, उनकी जो रेशियो है वो कांस्टेंट के इक्वल होगी, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और इसको डिनोट किया जाता है ई से। इस कोफिशिएंट के डिफरेंट नेम्स हैं। सो ई इज़ कॉल्ड द मॉडुलस और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और रेजिलियंस और रेस्टिट्यूशन ऑफ द बॉडीज़। इसको हम डिफरेंट नेम्स से बता सकते हैं कि ई क्या चीज़ है। मॉडुलस और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है, या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या रेजिलियंस ऑफ बॉडीज़ कहा जा सकता है। अब ई की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली ये कि ये जो है इंडिपेंडेंट है मैसेस ऑफ बॉडीज़। तो यहाँ पे आप देखें ई के फॉर्मूला में कोई भी मैस नहीं आ रहा, इट मीन्स के मैसेस ऑफ बॉडीज़ इसको इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। इसके अलावा ई की एक प्रॉपर्टी है कि ये रेंज करता है बिटवीन 0 एंड 1, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, इससे या दरमियान में वेरी करेगी। अगर 1 जो कि मैक्सिमम है तो इसका मतलब है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, और अगर 0 है तो इन इलास्टिक कोलिजन है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन एग्जिस्ट आइडियली नहीं करती है। तो अगर आपको इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में नहीं पता है तो मेरा पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं, और आपको कोलिजन थ्योरी के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप फॉलो करें और सब्सक्राइब करें चैनल को नेक्स्ट वीडियोस के लिए। तो लाइन सबसे पहले जो केसेस हमने आगे रीड करने हैं, उनको करने से पहले उनमें मौजूद जो डिफरेंट डेफिनीशंस हैं और जो टर्म्स यूज़ हुई हैं वो आपको पता होना चाहिए। जो इसमें पहले है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, कॉमन टेंजेंट एंड कॉमन नॉर्मल। अब ये क्या चीज़ें हैं, अगर जब तक ये नहीं समझेंगे तो आपको कैसे समझ नहीं आएंगे। तो जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, जो आपके पास जहाँ पे जो बॉडीज़ कोलाइड कर रही हैं उनके अगर आप सेंटर्स को मैच कर रहे हैं तो वो आपके पास जो बनेगी वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनेगी, और जिस पॉइंट पे ये दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं उसे कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब कॉमन टेंजेंट क्या चीज़ है? कॉमन टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर होगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के। फॉर एग्जांपल ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है तो जो कॉमन टेंजेंट है वो इसके परपेंडिकुलर होगा हमेशा, और जो कॉमन नॉर्मल है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा। इट इज़ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लेकिन ये डिसाइड करना कभी मुश्किल हो सकता है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट कौन सी है। तो उसके लिए मेन जो हम डिसाइड करते हैं वो ये कि जहाँ पे बॉडी कोलाइड कर रही है और जहाँ पे वो हिट कर रही है किसी दूसरी बॉडी को, उसके सेंटर से उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैच कर दें तो आपको कॉमन नॉर्मल आसानी से मिल सकता है। तो अब फॉर एग्जांपल ये केस है, जस्ट आपकी आसानी के लिए इसमें हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट, कॉमन टेंजेंट और कॉमन नॉर्मल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये इसका सेंटर है और इसने हिट किया इस सरफेस को इस पॉइंट पे, तो ये है जी इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या इसका पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। तो यहाँ पे इसने इसके साथ कोलाइड किया तो ये इसका बनेगा जी कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल इसका इस साइड बनेगा क्योंकि कॉमन नॉर्मल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इम्पैक्ट होता है। इट मीन्स दिस इज़ कॉमन नॉर्मल और इस तरफ कॉमन टेंजेंट होगा। ओके, इन केस ए अगर आपके पास दो बॉडीज़ हैं, एक मैस एम है और दूसरा मैस एम प्राइम है, और जो मैस एम है वो विद वेलोसिटी यू मूव कर रहा है और एम प्राइम विद वेलोसिटी यू प्राइम मूव कर रहा है, इनके दरमियान में जी हेड ऑन कोलिजन होती है, डायरेक्ट कोलिजन होती है, और इनकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है वो हम बनाएंगे ये इस तरह से। लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनेगी, दो सेंटर्स को हमने मूव करना है, आपस में ज्वाइन करना है, और यहाँ पे देखें जो वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन में आपने ज्वाइन करना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपके पास आफ्टर कोलिजन ये इस तरफ से मूव करेंगे, एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो इसका जो न्यूटन लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिहाज से इसका फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा जी, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन एंड वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, दैट इज़ v माइनस वी प्राइम ओवर u माइनस यू प्राइम इक्वल टू माइनस सी। वट इज़ दिस साइन इंडिकेटिंग हेयर? अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका e है वो रेंज करता है बिटवीन 0 एंड 1, मतलब कि 0 से 1 रेंज है, इट मीन्स कि इट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो यहाँ पे ये माइनस साइन क्या कर रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली यहाँ पे जो होता है वो v माइनस वी प्राइम ओवर
u प्राइम माइनस u होता है इक्वल टू e। तो ये नेगेटिव साइन एक्चुअली यहाँ से आ रहा है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं v माइनस वी प्राइम ओवर माइनस टाइम्स u माइनस यू प्राइम इक्वल टू e। तो ये माइनस एक्चुअली वहाँ पे गया है। तो यहाँ पे ऐसा होता है एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटीज़ हैं, तो जब बिफोर कोलिजन या आफ्टर कोलिजन एक चीज़ अगर कम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि रिलेटिव वेलोसिटीज़ का एक्चुअली मतलब क्या है और ये जो है कांस्टेंट कैसे रहती हैं और मोमेंटम कंजर्व कैसे रहता है, ये पिछले वीडियोज़ में सारा कुछ बताया गया है। तो ये जो नेगेटिव है वो एक्चुअली यहाँ पे हम जो इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस है उसके लिहाज से यहाँ माइनस आ रहा है। ये माइनस ई के साथ इसलिए आया क्योंकि ई जो है वो कैन नेवर बी नेगेटिव और ये बिटवीन 0 and 1 रेंज कर सकता है। केस बी है जी इंटरेक्ट कोलिजन। फॉर एग्जांपल दो मैसेज हैं एम और एम प्राइम और वो यू और यू प्राइम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और इनकी डायरेक्शन जो है वो एंगल अल्फा और एंगल बीटा है। मतलब इसकी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल इस तरफ होगी, एंगल इसकी वेलोसिटी भी फॉर एग्जांपल इस तरफ है। ये एंगल अल्फा और जो एंगल बीटा है वो इसके डायरेक्शन बता रहे हैं कि वो किस डायरेक्शन में आपस में इम्पैक्ट करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो ये जब कोलाइड करेंगे ये बना सीधा हुआ है, लेकिन एक्चुअली जो ये इम्पैक्ट करेंगे या कोलाइड करेंगे वो इस तरह से कोलाइड कर रहे हैं कि उनका अंदर कोई एंगल बन रहा है। मतलब कि ये सीधा है उनका, ये सीधी उनकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो हमारे पास ओरिजिनल होती है, लेकिन वो उनका जो कोलाइड करने का तरीका है वो किसी एंगल पे है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो ये देखें कि ये आपके सीधे जो लाइन है, जो ओरिजिनल लाइन है आपके पास, जो कॉमन लाइन होती है, उससे ये कितना एंगल पे शिफ्टेड है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये बना सीधा हुआ है, लेकिन ये जो कोलाइड कर रहा है वो एक एंगल पे कोलाइड कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल एंगल अल्फ़ा और एंगल बीटा से ये पहले मूव कर रहे थे, उसके बाद कोलिजन के बाद क्या हुआ कि उनकी वेलोसिटी हो गई वी और वी प्राइम और एंगल भी ऑब्वियसली चेंज हो गए क्योंकि वो उसी एंगल मूव नहीं करेंगे। थीटा और फाई न्यू एंगल्स हैं जिसकी डायरेक्शन में वो गए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपने समझना है कि इंटरएक्ट कोलिजन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती है, ये किसी एंगल पे होती है। फॉर एग्जांपल पहले ही बॉल्स जो हैं वो किसी एंगल पे मूव कर रही हैं, आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि वो डिफरेंट एंगल्स पे मूव कर जाएंगी, अपनी जो मेन पोजीशन है, जो अपनी स्ट्रेट पोजीशन है उससे डाइवर्ट कर जाएंगी। तो इस केस में जो आपके पास न्यूटन लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा वी कोस थीटा माइनस वी प्राइम कोस फाई ओवर यू कोस अल्फ़ा माइनस यू प्राइम कोस बीटा इक्वल टू माइनस ई। तो यहाँ पे अब आप ये देखें कि यहाँ पे कोस थीटा, कोस फाई, कोस अल्फ़ा एंड कोस बीटा ही क्यों यूज़ किया हुआ है। वेयर इज़ साइन थीटा एंड साइन फाई, कि हमने साइन थीटा और साइन फाई क्यों नहीं यूज़ किया। तो उसका आंसर ये है कि आंसर जी ये हो गया कि मोशन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ज़ीरो होती है, कि आप जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, जो सारा एक्शन और रिएक्शन है वो अलोंग द कॉमन नॉर्मल होता है, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है और जो इसका कॉमन टेंजेंट है उस साइड पे कोई मोशन नहीं होती है। इट मीन्स कि वहाँ पे जो एक्शन और रिएक्शन है वो इक्वल होंगे या उनका जो डिफरेंस है वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पहले वो अल्फ़ा और बीटा एंगल से मूव कर रहे थे, आफ्टर कोलिजन उनका एंगल थीटा और फाई हो गया। तो जो इनके टेंजेंशियल कंपोनेंट्स हैं उनका डिफरेंस हो जाएगा जी ज़ीरो। यहाँ पे देखें यू साइन अल्फ़ा और माइनस वी साइन थीटा, ये इसका यू साइन अल्फ़ा और ये वी साइन थीटा, इनका डिफरेंस ज़ीरो है। इट मीन्स कि यू साइन अल्फ़ा ये है आपके पास एक्शन, द डिफरेंस इन एक्शन, मतलब कि जब वो मूव कर रही हैं बिफोर इम्पैक्ट उनका ये जो है सेम रहेगा, और आफ्टर इम्पैक्ट जो है ये देखें इनका जो वेलोसिटी हो गई इसकी यू प्राइम हो गई और साइन इसका ये हो गई वी प्राइम, इसका बीटा है और ये आफ्टर जो कोलिजन है वो हो गया फाई। तो इसको हम लिखेंगे यू प्राइम साइन बीटा माइनस वी प्राइम साइन फाई इक्वल टू ज़ीरो। तो ये भी क्या हो जाएगा यू प्राइम साइन बीटा इज इक्वल टू वी प्राइम साइन फाई। मतलब आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो सेम रहेंगे क्योंकि कॉमन टेंजेंट के अलोंग कोई भी आपके पास मोशन नहीं होती है, एक्शन रिएक्शन नहीं होता। ये इसका आपके पास साइन कंपोनेंट होता है और इस तरफ इसका कोस कंपोनेंट होता है। अलोंग द कॉमन नॉर्मल जो है वो कोस कंपोनेंट्स होते हैं और परपेंडिकुलर टू द कॉमन नॉर्मल जो कि कॉमन टेंजेंट होता है वो होता है साइन का कंपोनेंट। तो जो साइन के कंपोनेंट हैं वो वैसे ही रहेंगे, एज इट इज़ रहेंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आता है अलोंग द कॉमन टेंजेंट क्योंकि वहाँ पे कोई मोशन नहीं है।
तो जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि जब दो बॉडीज़ आपस में कोलाइड करती हैं तो उनका जो सम है मोमेंटम्स का अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट वो सेम रहता है एज बिफोर एंड आफ्टर इम्पैक्ट जो मोमेंटम है वो आपका सेम रहता है, उनका ओवरऑल जो सम है वो सेम रहता है। तो यहाँ पे फॉर केस ए मतलब कि केस ए कौन सा था, जब आपके पास हेड ऑन डायरेक्ट कोलिजन होती है उसमें अगर वो आप याद रखें तो उसमें दो मैसेज थे जो कि यू और यू प्राइम वेलोसिटी से मूव कर रहे थे एंड आफ्टर कोलिजन उनकी जो वेलोसिटी हो गई वो वी और वी प्राइम हो गई। तो बिफोर कोलिजन जो उनका मोमेंटम का सम था, तो ये आपको पता है मोमेंटम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो बिफोर कोलिजन उसकी वेलोसिटी जो उसका मोमेंटम था वो था एम यू और एम प्राइम वी प्राइम, एम वी प्लस एम प्राइम वी प्राइम दिस इज़ बिफोर आफ्टर कोलिजन एंड एम यू प्लस एम प्राइम यू प्राइम दिस इज़ बिफोर कोलिजन। क्योंकि बिफोर कोलिजन देखिए उनका जो मोमेंटम है इसका एम यू है, इसका एम प्राइम यू प्राइम है एंड आफ्टर कोलिजन इसका एम वी और इसका बनेगा एम प्राइम वी प्राइम। तो यहाँ पे आप बिफोर कोलिजन इस तरफ लिख लें या इस तरफ लिख लें, बात एक ही है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे ये है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कि आपके पास टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन एक जैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है और वैल्यू आपस में इक्वल रहती है। मैस क्योंकि वही रहेगा, जस्ट वेलोसिटी चेंज होती हैं, बिफोर कोलिजन वेलोसिटी डिफरेंट होगी, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी डिफरेंट होगी, लेकिन जो टोटल सम है वो इक्वल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये बात आपको पिछले लेक्चर में मैं सही से समझा चुकी हूँ, तो वही चीज़ें आपने यहाँ पे फॉलो करनी है। फॉर केस बी के जब इंटरैक्ट कोलिजन है जिसमें एक जो आपके पास बॉल है वो कोलाइड कर रही है विद एंगल अल्फा और दूसरी एंगल बीटा से कोलाइड कर रही है और उसकी वेलोसिटी जो है वो पहले यू थी फिर यू प्राइम थी एंड आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज़ हो गई वी एंड वी प्राइम और एंगल हो गए जी थीटा एंड फाइव। जिसका एंगल अल्फा था वो बन गया थीटा और जिसका एंगल बीटा था वो बन गया फाइव। तो फॉर केस बी कि जब इंटरैक्ट कोलिजन है तो ये बनेगा एम वी कोस थीटा, दिस इज़ आफ्टर कोलिजन एम वी कोस थीटा प्लस एम प्राइम वी प्राइम कोस फाइव, दिस इज़ कोस थीटा एंड दिस इज़ कोस फाइव। और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो है वी और वी प्राइम और मैसेज आपको पता है इसका एम और इसका हमने एम प्राइम लिया हुआ है। तो दिस इज़ आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन जो उनके मोमेंटम्स हैं एम यू कोस अल्फा प्लस एम प्राइम यू प्राइम कोस बीटा, ये इसका बिफोर कोलिजन मोमेंटम है। लेकिन ओवरऑल सम फॉर एग्जांपल इसका अगर 6 बनता है तो इसका भी 6 बनेगा। बात करने की ये है कि टोटल सम जो है उसकी वैल्यू मोमेंटम की बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहेगी। सो लर्नर्स ये आज का लेक्चर था और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जो है इसके पढ़ेंगे डिफरेंट केसेस के न्यूटन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम किस तरह से डिफरेंट केसेस में यूज़ करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी और उसके लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और डिफरेंट उसके केसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।